हेलो दोस्तों, टारगेट जीएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दुर्भाग्यवश वीडियो कट गया था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे गुरुत्व के अधीन गति। तो ये फिजिक्स का 5वां लेक्चर होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अपलोड होगा, जिसमें हम इससे पहले हम गुरुत्व के अधीन गति पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। हमने देखा था कि गुरुत्व के अधीन जब हम गति देखते हैं तो वहाँ पे किसी वस्तु को अगर फेंक रहे हैं यू से, किसी वस्तु को यू से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका उड्डयन काल जो होता है, उड्डयन काल, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होता है 2u/g। मतलब ऐसे किसी वस्तु को अगर फेंक रहे हैं तो u से u/g से जाती है और u/g से आती है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, मतलब उड्डयन काल क्या होता है, तो कितने देर वो हवा में रह रही है। तो कितने देर हवा में रह रही है, तो जा रही है और आ रही है, कितने देर हवा में रह रही है, तो जाने में u/g और आने में u/g, तो 2u/g। ठीक है। और कितना अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, तो ऊंचाई जो होती है अधिकतम ऊंचाई वो कितनी होती है, u²/2g होता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था और आगे देखते हैं। आगे हमने बोला था कि अगर किसी वस्तु को, ये हमारी एक वस्तु है, इसको ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे u का मान जो होगा वो 0 होगा। ये समझिए, एक गेंद है, एक माचिस है जो कि इसको हम पकड़े हुए, यहाँ से इसको हम ड्रॉप कर दिए। क्या हुआ, यहाँ तो पकड़े हुए थे तो ये विरामावस्था में था। और जब कोई चीज विरामा में होता है तो क्या होता है, विरामावस्था में तो उसका u जो प्रारंभिक वेग है वो 0 होता है, तो 0 हो गया। तो फिर नीचे कैसे आएगा, जब इसके पास गति है ही नहीं तो नीचे कैसे आएगा, तो नीचे आने के लिए कारण होगा, क्यों, देखिए नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण तो लगती रहेगी, तो एक गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगा, इसके पास अपना कोई गति नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल एक रेखीय गति का फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at², इसको लगाते हैं तो यहाँ s क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ऊंचाई, मतलब कितने ऊंचाई से हम वस्तु को छोड़ रहे हैं। ठीक है, कितने ऊंचाई, 2 तल्ला 5 तल्ला, कितने ऊंचाई से उसको हम छोड़ रहे हैं छत पे से। ठीक है, तो h हो गया, u क्या है 0, और t मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, नीचे आ रही है, क्लियर, +½ a क्या है यहाँ पे, g है, a क्या है यहाँ पे, g है, यहाँ पे जो त्वरण है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है, उन्हें t²। यहाँ से अगर फॉर्मूला देखेंगे तो 2h/g बराबर t², और यहाँ से एक आ गया कि t बराबर √2h/g आ गया। ये फॉर्मूला हमने क्यों लाया है, इसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। इस फॉर्मूला को देख के हमको पता चल रहा है कि किसी वस्तु को जो है वो नीचे आने के लिए, नीचे जब आ रही है, देखिए हम जब गुरुत्व के अधीन चैप्टर स्टार्ट किए तो वहां पे हमने बहुत चीजों को 0 माना था, मतलब हवा का घर्षण बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब निर्वात है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले जो होंगे वो हवा का निर्वात में लग रही है। तो निर्वात के कंडीशन में, निर्वात में t का जो वैल्यू होता है वो होता है √2h/g। बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को भेजे निर्वात में, अगर यहाँ से पर्वत को उठा के फेंके और कागज को फेंके, अगर ऊंचाई सेम है तो वस्तु धरती पे समान आएगी। यहाँ से एक कागज को फेंके, यहाँ से एक पेन को फेंके, वो दोनों निर्वात में एक ही साथ आएगा। इसका प्रमाण ये फॉर्मूला है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि निर्वात में एक कागज को और एक पत्थर के टुकड़े को अगर हम समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो पृथ्वी पर पहुंचेगा, कागज वाला पहले पहुंचेगा, पत्थर वाला पहले पहुंचेगा, दोनों एक साथ पहुंचेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये होगा कि अगर निर्वात में फेंक रहे हैं लोग, अगर निर्वात में फेंक रहे हैं तो वहां पे द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, वो st जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे h पे डिपेंड कर रहा है। t जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है, तो वो एक साथ गिरेगा। लेकिन अगर निर्वात ना हो तो हवा का घर्षण होगा, हवा में क्या होगा, हवा में घर्षण होगा, और जैसे ही हवा में घर्षण होगा तो भारी चीज जो होगा वो पहले आएगा, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, वो याद रखिएगा। आप लोग हमेशा सोचते रहते हैं, तो निर्वात अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो दोनों साथ में आएगा, पेन और किसी 2 चीज को फेंके सेम ऊंचाई से, ऊंचाई समान होना चाहिए, ऊंचाई अगर समान नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर निर्वात नहीं है तो फिर नॉर्मल कंडीशन जो आप जानते हैं वही होगा। क्लियर है।
ठीक है, गुरुत्व के अधीन गति पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग एक और छोटा सा काम करते हैं और देखते हैं लिफ्ट में व्यक्ति की गति व भार। व्यक्ति या वस्तु किसी का, लिफ्ट में व्यक्ति की गति, लिफ्ट में व्यक्ति की गति व भार। आप ये चीजें लिखेंगे यहाँ पे कितना होता है। इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा। लिफ्ट वाला केस समझ लेते हैं। इस वीडियो में हम लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे, फिर ये हमारा गति का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले वीडियो में हम लोग बल एवं न्यूटन के नियम, गति के नियम लेके आएंगे। न्यूटन के जो गति का नियम है वो हो सके तो इसी वीडियो में, अगर ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसी वीडियो में हम उसको कर लेंगे। हेलो दोस्तों, टारगेट जीएस कोचिंग सेंटर में के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज फिजिक्स का हम चौथा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट, इससे पहले हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन तक कवर कर लिया था और आज हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं विद सर्कुलर मोशन। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सर्कुलर मोशन कंपटीशन में इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। वृत्तीय गति, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक ये है। इस वीडियो में हम वृत्तीय गति को डिस्कस करेंगे और वृत्तीय गति से क्या क्या क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें, जब ये पूरा गति का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का भी PDF लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, तो एक समान गति पढ़ लिए, एक रेखीय गति पढ़ लिए, प्रक्षेप गति पढ़ लिए थे, दो ये पढ़ लिए। अब तीसरा जो गति है वो वृत्तीय गति। ये होती क्या है, तो सिंपल सी बात है कि एक वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गमन करेगा तो उस वस्तु के गति को जो हम बोलेंगे वो वृत्तीय गति बोलेंगे। एक वृत्ताकार पथ पे जब कोई वस्तु गमन करेगा तो उस वस्तु के गति को जो बोलेंगे हम लोग वृत्तीय गति बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे कोई वस्तु है, चींटी है, कुछ भी है, ये गमन कर रही है और ये को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र, ठीक है। तो इस केंद्र की दृष्टि से देखें तो मान लीजिए ये बिंदु जो है अभी जो बिंदु था वो ये यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा त्रिज्या, ये तो आ ही रहेगा। क्लियर है? अब ये चींटी चलते 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 यहाँ पे आ गया। ये चींटी कहाँ पहुंच गई, ये चींटी पहुंच गई यहाँ पे, ये हमारा स्पेशल चींटी है, ठीक है। ये पहुंच गई अब यहाँ पे, तो ये वाली हो गई, यहाँ पे आ गई। तो ये जो है वो चला कितने से, देखिए हम लोग जो देख रहे हैं, ये देखिए ये चींटी यहाँ से चला, मान लीजिए कुछ गति u से, और ये चलते चलते यहाँ पे पहुंच गए, u v जो भी है, और ये मान लेते हैं कि समान गति से ही चल रहा है, एक समान गति से ही चल रहा है। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, तो इसको देखेंगे कितना दूरी कवर किया, तो यहाँ से ये कितना हो गया, तो मान लेते हैं थीटा कवर किया। तो ये जो दूरी हो गया, इसको कौन सा दूरी बोलेंगे, कोणीय दूरी बोलेंगे। कौन सा दूरी बोलेंगे, कोणीय दूरी। तो कोणीय दूरी कितना हो गया यहाँ पे, कोणीय दूरी, कोणीय दूरी या विस्थापन भी हो सकता, कोणीय विस्थापन बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। इंग्लिश से बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया, थीटा होता है, ठीक है। एक चींटी या एक वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जितना थीटा से घूम रहा है उसी को क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। ये अधिकतम कितना हो सकता है, ये अधिकतम कितना हो सकता है, तो आप जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो देखिए ये जो है टोटल कितना हो सकता है, 360 डिग्री। कितना घूम सकता है, 360 डिग्री। तो ये कितना हो सकता है, 2 पाई। कितना हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। क्लियर हो गया? और एक बार घूमेगा तो 2 पाई,
2 बार घुमा तो 3 पाई, तो ऐसे ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसका आंसर हम लोग आगे करने वाले हैं। तो ये एक बार अगर घूमता है एक चक्कर में अधिकतम कितना कवर कर सकता है, तो एक चीटी इस बिंदु से चला ए से और घूम के फिर ए पे चला आया। जैसे आप पूछेगा कोणीय विस्थापन कितना हुआ, कोणीय दूरी तो पता चल जाएगा, लेकिन कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा ये बात देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 0 नहीं होगा इस केस में। देखिए हम लोग जो क्या बोलते थे, जैसे अगर एक समान गति कर रहा है ऐसे स्ट्रेट मोशन, एक ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और फिर डी से ए आ गया, तो हम लोग उस केस में बोलते थे कि इसका विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे विस्थापन 0 नहीं होता है। देखिए यहाँ से अगर चलना एंगुलर देखेंगे तो ऐसे चलना शुरू किया और ऐसे चला, टोटल ये चला, तो यहाँ पे 0 नहीं होता है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि यहाँ से चलना शुरू किया, इसका कोणीय विस्थापन जो हो गया वो 0 हो गया, इसका रेखीय विस्थापन 0 है, कोणीय विस्थापन 0 नहीं हुआ। अब कोणीय विस्थापन अगर समझ गए हैं तो यहाँ पे कोणीय वेग हम लोग समझ जाएंगे। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय वेग या चाल बोले तो विस्थापन, देखिए एंगुलर वेग क्या होता है, W से सूचित करते हैं इसको। एक मिनट, इसको समझने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। आपको पता है थीटा है, एक कोण है, तो पूछे कोणीय विस्थापन का क्या कर दिया, कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक पूछ ले तो एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको हम बताए थे पूरक राशि, याद होगा फर्स्ट वीडियो में हमने पूरक राशि क्या बताया था, 2 होता है, एक होता है कोण, दूसरा होता है ठोस कोण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोण हो रहा है, तो कोण का क्या बताया था हमने, रेडियन बताया था। ठीक है, तो कोई पूछे कि कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। ये वाली बातें याद रखेंगे आप। जैसे ही कोणीय विस्थापन हम लोग समझ लिए, अब एक चीज और समझना है, उसको बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हम लोग ने रेखीय वेग पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे होता है, इसको W से सूचित करते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। होता W जैसा है, इसको बोलते क्या है, ओमेगा। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ओमेगा। ओमेगा इसको पढ़ते ओमेगा है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोणीय वेग, तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन जितना होगा समय में, तो वही हो जाएगा। कोणीय विस्थापन कितना है, थीटा बटा में समय, तो W बटा में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए जो पहला वीडियो देख चुके होंगे, विस्थापन, दूरी, वेग, ये सबका जो कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी उनको। ठीक है, तो ओमेगा बराबर हो गया W बटा में थीटा बटा में, आप कीजिएगा थीटा बटा में T। अब यहाँ से इसका एसआई मात्रक हम लोग निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो थीटा का होता है रेडियन, RAD शॉर्ट में लिखते हैं रेड, पर कितना हो जाएगा, टाइम का क्या होता है, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, एक केस मानते हैं। तो कोणीय वेग जो होता है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कोणीय गति, ये भी बोल सकते हैं कोणीय गति। कितना फॉर्मूला है, थीटा बाई टी। तो यहाँ से थीटा का मान कितना लिखे थे हम लोग, 2 पाई बाई टी। क्लियर हो गया। अगर थीटा का मान देखिए, अगर एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, अगर 2 चक्कर लगाए तो 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, जैसे अगर बोल सकते हैं, जैसे डायग्राम हम बना के देख लेते हैं। एक चक्कर लगाया तो 2 पाई, 2 चक्कर लगाया तो 2 पाई, 3 चक्कर लगाया 3 into 2 पाई। उसी प्रकार अगर बोल देते हैं हम लोग कि n चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, n चक्कर। यहाँ पे n जो ले रहे हैं नंबर ऑफ रोटेशन है, नंबर ऑफ क्या है, रोटेशन है, या सर्कुलेशन बोलेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन है, मतलब चक्रों की संख्या। क्या है, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। ठीक है, तो कितना चक्कर लगाया, n, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया। तो आप याद रखिएगा, ये कोणीय वेग का फॉर्मूला हो गया। अगर बोले कि 1 सेकेंड में, फॉर्मूला में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो W बटा में 2 पाई n हो जाएगा, W बटा में 2 पाई n हो जाएगा। क्लियर है, W बटा में 2 पाई n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और आते हैं, कोणीय वेग
कोणीय वेग या कोणीय गति एवं रेखीय गति में संबंध। ठीक है, तो ये संबंध आप याद रखेंगे, इसे क्वेश्चन भी एग्जाम पूछा जाता है। रेखीय गति को हम लोग v से सूचित कर रहे थे, वेग को वहां से v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। और यहाँ पे r क्या होता है? तो ये जो r होता है वो वृत्ताकार पथ का त्रिज्या होता है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है। क्लियर हो चुका है? तो ये फॉर्मूला हो गया। इसको v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा के जगह पर लिख सकते हैं 2 पाई n इंटू आर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। इसे ऑब्जेक्टिव अभी हम एक करेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो v बराबर ओमेगा आर या 2 पाई n आर। तो देखिए चाल बोले, इसको देखिए चाल बोलिए, वेग बोलिए, चलेगा। एग्जाम में जो भी टर्म है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम एक समान गति के लिए पढ़े तो वहाँ पे सब सेम होता है। ठीक है, तो देखिए चाल या देखिए गति कितना हो गया, तो W देखिए P बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, और ओमेगा इंटू आर हो गया। इसी कारण से यहाँ पे देख लीजिए V इक्वल टू 2 पाई n इंटू आर हो गया। तो ये सब आपको क्लियर होगा। चलिए एक और टर्म होता है, तो देखिए कोणीय गति देख लिए या कोणीय विस्थापन देख लिए, कोणीय चाल देख लिए। एक चीज होता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण ज्यादा कुछ इसमें हमको समझना नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देख लिए हम लोग, आगे देखते हैं। कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको सूचित किसे करते हैं? इसको अल्फा से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कोणीय वेग W बाई टी होता है। सिंपल सा बात है। हम जैसे विस्थापन पढ़े, तो विस्थापन को हम लोग डी लिए, तो वेग क्या पढ़े? डी बाई टी। तो फिर हम लोग त्वरण क्या पढ़े? v बाई टी पढ़े ना। उसी प्रकार से जब ओमेगा बाई टी, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाता है? तो ओमेगा को हम लोग लिखते हैं टू पाई n बटा में टी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। एक सेकंड में अगर लिखना चाहे तो यहाँ से ये होता है, तो यहाँ से एसआई मात्रक अगर पूछे कि एसआई मात्रक बताइए। देखिए ये सब जो होता है एक समान गति के लिए होता है। ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन हम लोग जो कंपटीशन में पढ़ना है वो एकदम बेसिक्स पढ़ना है। तो हम लोग क्यों पूरे उसके जो पढ़ना नहीं है उसमें जाने से क्या फायदा। जो बेसिक चीजें आपको जानना है वो आपको समझ में आ रही होगी, बेसिक से बताए थे 2-4 फॉर्मूले बस। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपको पता है रेडियन, ओमेगा का रेडियन होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, और नीचे में एक और सेकेंड, तो यहाँ से हो जाएगा रेडियन बटा में सेकेंड स्क्वायर। ऐसे त्वरण का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोगों को हमको लगता है क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। ये करेंगे ये कितना में हो जाएगा? नेक्स्ट पेज दे देते हैं। क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु, एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु
2 चक्कर लगाता है जिसकी त्रिज्या मतलब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 2 मीटर है, 2 मीटर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गया। तो पहला क्या पूछ सकता है? पहला पूछ दिया आपसे, मान लीजिए कोणीय विस्थापन कितना होगा, कोणीय विस्थापन। ठीक है, एक चीज और देना पड़ेगा, एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु 10 सेकेंड में, एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु 10 सेकेंड में 2 चक्कर लगाता है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। तो पहला पूछ रहा है आपको कोणीय विस्थापन निकालिए, दूसरा पूछ रहा है आपसे कोणीय वेग बताइए, कोणीय गति क्या होगी या गति या चाल पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है आपसे रेखीय गति क्या होगी, रेखीय गति कितनी होगी, चौथा पूछ रहा है कोणीय वेग कितना होगा, चौथा पूछ रहा है कोणीय वेग कितना होगा। ठीक है, तो ये 4 चीज से ज्यादा तो पूछ नहीं सकता। चलिए एक एक करके बनाते हैं। एक वृत्ताकार है, ठीक है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 2 मीटर, क्लियर। इस पर कोई वस्तु है, वो कितना चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट हुआ फिर एक चक्कर लगा रहा है, क्लियर है, 2 चक्कर। तो n का मान कितना हो गया, एक कॉलम में दिख रही है, n का मान हो गया 2, ठीक है। r का मान कितना हो गया 2 मीटर, क्लियर है। टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, इतना हमको लोग को जानकारी पता है, क्लियर है। क्वेश्चन को हमने देखा, एक वृत्ताकार पथ से कोई वस्तु और 2 चक्कर लगाता है 10 सेकेंड में, 2 मीटर का है वो, क्लियर। तो कोणीय वेग कितना हो गया, कितना होता है थीटा, कितना से घूमा 2 पाई इंटू कितना चक्कर है 2 चक्कर, एक चक्कर में तो 2 पाई घूमा, तो 2 चक्कर में कितना गुना 4 पाई, क्लियर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना दूसरा है कोणीय गति, कोणीय गति कितना होता है 2 पाई n बाई टी, दिक्कत तो नहीं है, 2 पाई मतलब 4 पाई डिवाइड बाई टी, टी का मान 10 या तो बता मैं 2 पाई डिवाइड बाई 5 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है। यहाँ पे इसको देखते हैं, रेखीय गति कितना होता है, b बराबर ओमेगा इंटू आर होता है, तो b का मान कितना निकाले 2 पाई डिवाइड बाई 5 इंटू आर का मान 2 बराबर 4 पाई बटा में 5, ठीक है। यहाँ से हो गया मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, ठीक है। ये देखते हैं कितना हो गया, अल्फा का मान कितना होता है यहाँ से, तो ओमेगा बाई टी, ओमेगा का मान कितना है 2 पाई बाई 5 इंटू टी का मान 10, ठीक है। इससे ही कट गया 5 मतलब पाई बटा में 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक, कितना आसान है। देखिए बोल रहा है एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु 10 सेकेंड में 2 चक्कर लगाता है जिसकी त्रिज्या 2 मीटर है। तो हमने n की मान 2 देखा है, r का मान 2 दिया हुआ है, t का मान 10 सेकेंड दिया हुआ है। बस फॉर्मूला याद रहेगा तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो थीटा 2 पाई होता है, एक बार घूमता है, 2 बार घूम रहा है तो 4 पाई। अब पूछ रहा है कोणीय गति, तो 4 पाई बटा में t हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। रेखीय गति तो ओमेगा इंटू आर होती है, तो यहाँ पे 4 पाई बाई 5 हो जाएगी। और कोणीय गति कितना होता है ओमेगा बाई टी, तो ओमेगा का मान कितना लाए थे हम लोग 2 पाई बाई 5 और गुने 10 से भाग दे देंगे तो पाई बाई 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, चलो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कोणीय गति सर्कुलर मोशन से, इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं हम लोग, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटा सा टॉपिक है, जो पीछे वाला चैप्टर जिनको पूरा क्लियर है उनको इसमें समझ नहीं लगेगा।
गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पहले कुछ शर्तें होता है, दो कंडीशन में चलता है। और ऐसे क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। क्या क्या शर्त होता है? तो गुरुत्व के अधीन के गति का जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो पहला शर्त जो लिखते हैं, जो हवा है, हवा घर्षण उत्पन्न नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हम एजम्पशन मान लेते हैं। जब भी गुरुत्व के अधीन गति पढ़ते हैं तो हम एजम्पशन मानते हैं। ठीक है। दूसरा, पृथ्वी का सतह समतल है। कैसा है? समतल। ये भी नहीं है क्या? नहीं है, ये भी नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं। इसके अलावा एक आध और होता है कि कोई भी धूल कण वगैरह जो है वो पार्टिकल वो डिस्टरबेंस नहीं देता है। कोई भी डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं। ये सब लिखना नहीं है आपको, बस समझना है। ये सब चीजें होता है, गुरुत्व के अधीन पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं। जब किसी वस्तु को हवा ऊपर से नीचे फेंके या नीचे से ऊपर फेंके तो उसमें हवा के कारण जो घर्षण होता ही होता है, आपको भी पता होगा। पृथ्वी का सतह समतल नहीं, लेकिन हम लोग पार्टिकुलर टाइम पे मान लेते हैं कि वो समतल है। ठीक है। और डिस्टरबेंस जो है वो न के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। इस अजम्पशन को मानते हुए गुरुत्व के अधीन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक, मान लीजिए एक वस्तु है, एक गेंद है, इसको हम ऊपर फेंक रहे हैं। एक ऊपर वाला हो गया, ये भी गति हो सकता है। दूसरा गति, इसी गेंद को नीचे फेंक रहे हैं यू मीटर पर सेकंड। यू क्या है वो आप लोग समझ रहे होंगे, बेग है, यू मीटर पर सेकंड। ये है। तो एक गेंद को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे इसको ऊपर फेंके, सीधा फेंक रहे हैं, पर शेप नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कोण पे फेंक रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इसी से याद हो जाएगा, जो पिछला वीडियो देखे होंगे प्रक्षेप गति वाला, उसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे वहां पे हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा, उड्डयन काल। तो यहाँ पे उड्डयन काल निकालना है हमको, उड्डयन काल। तो टी, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था वहां पे? कितना फॉर्मूला था? तो वहां पे था हमारा u स्क्वायर, सॉरी, वहां पे हमारा फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी। थीटा क्यों था वहां पे? थीटा इसलिए था क्योंकि हम किसी वस्तु को जो फेंक रहे हैं वो किसी एंगल पे फेंक रहे हैं। यहाँ पे कितना फेंक रहे हैं? धरातल से, अगर देखा जाए तो धरातल से 90 डिग्री पे फेंक रहे हैं ना, सीधा ऊपर फेंक रहे हैं। ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। गुरुत्व के अधीन गति मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। इसी को बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है। तो वहां पे क्या होता था? ऐसे जाके वस्तु को आने में जो लगता था उसका 2u साइन थीटा बाई जी था। तो यहाँ पे थीटा कितना है? 90। तो इसका मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t बराबर 2u बटा में जी होता है। क्लियर है? अगर थीटा का मान नहीं दिया हुआ तो आप लोग समझ लीजिए गुरुत्व की अधीन गति है। बोला कि 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से किसी वस्तु को ऊपर फेंके तो उसका उड्डयन काल कितना होगा? तो सिंपल है, 2 × 9.8 डिवाइड बाई जी। जी का मान 9.8 ले लीजिए, ऐसे कर जाएगा तो 2 सेकेंड। ठीक है। तो 9.8 के अगर स्पीड से किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, तो वो उसी पे ऐसे आ जाएगा। तो जाके आने में यहाँ से अगर फेंक रहे हैं तो जाके आने में जो समय लगा, जैसे यहाँ से गया वस्तु और फिर आ जाएगा, तो जाके आने में जो समय लगा उसी को उड्डयन काल बोलते हैं। और वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई 2u बाई जी हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। 2u बाई जी कैसे हो जाएगा? तो u बाई जी जाने में लगेगा और u बाई जी आने में, दोनों को जोड़ेंगे तो 2u बाई जी। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत देखते हो, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं कुछ। मैक्सिमम ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई h कितना हो जाएगा? तो u स्क्वायर बाई 2g। कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई 2g। ये आया कहाँ से? ये u स्क्वायर बाई 2g मतलब मैक्सिमम ऊंचाई, मतलब कि u से किसी वस्तु को भेजे तो कहाँ तक ऊपर जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंक रहे हैं,
10 से फेंक दिए, किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो पूछा है कितना ऊंचाई तक वो जा सकता है, तो बोलेंगे 10 गुने 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। हम देखिए यहाँ पे 9.8 लिए, यहाँ पे 10 लिए, तो जी का मान जो होता है वो 9.8 ही होता है। कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10 लेते हैं, ठीक है। 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो 5 मीटर तक जाएगी, ठीक है। जैसे इसको अगर हम 10 मीटर के से फेंक रहे हैं तो अधिकतम कहाँ जाएगी, 5 मीटर जाएगी। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तो ये फॉर्मूला और कहीं से नहीं आता। हम देखो जो पहले रेखीय गति, तो रेखीय गति में पढ़े थे S बराबर ut प्लस हाफ KT स्क्वायर, पढ़े थे ना, ये भी से आता है, ठीक है। इसी का डिराइवेशन करते हैं, तो इसी से ये फॉर्मूला निकलता है। लेकिन आपको डिराइवेशन तो पढ़ना नहीं, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। समय चलिए अब देखिए इस वाले में आइए, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये तो हो गया ऊपर नीचे से ऊपर फेंकने वाला, ठीक है। एक चीज और, अगर किसी वस्तु को, ये हमारा वस्तु है, इसको हम नीचे गिरा रहे हैं, जैसे ऐसे पकड़ लिए किसी वस्तु को, छत पे खड़े हैं, वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिए, इसी को ड्रॉप करते माचिस से खेले, तो इस वस्तु इसको लिया हम यहाँ से और उस पे से ड्रॉप कर दिए। इसे समझना क्या है कि जब हम इस वस्तु को पकड़ा था, तो ये वस्तु किस अवस्था में थी, तो ये विरामावस्था में थी, मतलब रेस्ट में थी, ठीक ना। तो रेस्ट में रहेगी, तो यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो किसी वस्तु को अगर हम ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहां पे विरामावस्था में होता है, क्योंकि हम पकड़े हुए हैं, तो u का मान कितना हो गया, 0 हो गया।